नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत यह पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है। यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन समझेंगे रसायन किसे कहते हैं। रसायन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री या रसायन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है कि रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों, उनके लक्षणों, उनका संगठन, उनकी संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसे हम रसायन कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन किसे कहते हैं आप समझ में आना चाहिए कि विज्ञान है। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। तो कौन कौन सी 3 शाखाएं होती हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो यहाँ पर रसायन क्या है? विज्ञान की एक शाखा होती है। विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों में क्या क्या संगठन है, किन किन चीज़ों से मिलकर वो पदार्थ बने हुए हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उनकी संरचना किस टाइप की होगी उसका अध्ययन करेंगे। उनमें कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन से चेंजेज होते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। वो कहलाती है रसायन। और रसायन के जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं? लेवाइजिए इनको बोल सकते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो रसायन है इनकी 3 शाखाएं होती हैं। रसायन को कितने भागों में बांटा गया है? तो रसायन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी इनकी 3 शाखाएं हैं? तो सबसे पहला अपन देख लेते हैं। सबसे पहला होता है भौतिक रसायन। इसकी जो पहली शाखा है इसको कहते हैं भौतिक रसायन। और दूसरी इसकी जो शाखा होती है उसको कहते हैं अकार्बनिक। कौन सी? अकार्बनिक रसायन। दूसरा इसका भाग होता है अकार्बनिक रसायन कहलाती है, या इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा जो इसका होता है लास्ट, वो कहलाती है कार्बनिक रसायन। तो रसायन के कितने भाग हैं तो आप समझ सकते हैं। रसायन विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन को क्या कहते हैं? तो भौतिक रसायन को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। और कार्बनिक रसायन को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोला जाता है। और तीसरा जो है कार्बनिक रसायन, इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो केमिस्ट्री है उसकी 3 शाखाएं होती हैं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो भौतिक रसायनों में किसका अध्ययन करते हैं या भौतिक रसायन किसे कहते हैं? तो भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसको भौतिक रसायन कहते हैं। और जो अकार्बनिक रसायन है इनमें अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, वह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं हम अकार्बनिक पदार्थ। जैसे CO2 है या H2SO4 है या हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, ये इसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और कार्बनिक रसायन में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जैसे C2H6 है, एथेन है, मेथेन है, CH4 है, ठीक है, इनका अध्ययन करते हैं। अल्कोहल का अध्ययन करते हैं, वो आपकी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आती हैं। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि यहाँ पर रसायन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं जो इस टॉपिक में है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसी के बारे में अपन समझ लेते हैं कि द्रव्य, या इसको हम पदार्थ भी कहते हैं या इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं। तो इसको समझ लें, द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं? तो द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु कहलाती हैं जिनमें स्वयं का भार होता है, जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जिनको हम अनुभव कर सकते हैं। वो सभी वस्तुएं जिनमें स्वयं का भार होता है, द्रव्यमान होता है, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहलाती हैं। ऐसी सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहते हैं। और दूसरा होता है ऊर्जा। इसका हम अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे प्रकाश है,
प्रकाश जो हम तक आता है यह सूर्य का जो प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश क्या है? क्या द्रव्य है, क्या पदार्थ है, या ऊर्जा है? क्या है? सूर्य का प्रकाश, या कोई बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है उससे जो हमें रोशनी प्राप्त होती है, या कोई गर्म वस्तु है, कोई गर्म वस्तु है उससे जो ऊष्मा निकलती है, तो क्या वो द्रव्य है या ऊर्जा है? क्या है? अगर कोई गर्म वस्तु है, चाय से भरा हुआ एक कप रखा हुआ है और उससे कुछ ऊष्मा निकल रही है, तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है? द्रव्य है क्या? वो पदार्थ है या ऊर्जा है? तो आप कहेंगे वह ऊर्जा है। क्यों है ऊर्जा? क्योंकि ऊर्जा को हम अनुभव कर सकते हैं। जो उससे ऊष्मा निकल रही है, कप से जो ऊष्मा निकल रही है, हम उसको क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि द्रव्य, पदार्थ और ऊर्जा, इन दोनों में क्या दो रूप, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ये दो रूपों में पाई जाती हैं, द्रव्य या पदार्थ या ऊर्जा के रूप में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने इन दोनों में संबंध बताया, पदार्थ की द्रव्य माने द्रव्यमान और उसकी ऊर्जा, इन दोनों में इन्होंने संबंध बताया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक संबंध बताया था, किसमें? द्रव्यमान और ऊर्जा में, जिसको क्या कहते हैं? E बराबर mc²। यहाँ पर ये संबंध है, फॉर्मूला है, E बराबर mc², जहाँ पर E एनर्जी है, ऊर्जा है, और m जो है मास है या द्रव्यमान है, ये m है, वस्तु का द्रव्यमान है, और c क्या है? प्रकाश का चाल या प्रकाश की वेग कह सकते हैं, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल कह सकते हैं। उसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आप लोग जानते हैं। तो ये c का मान हो जाएगा। बकाया आप इन दोनों में, ठीक है, ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज किया जा सकता है या द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, ये आइंस्टीन ने दिया हुआ था। अब अपन देख लेते हैं जो द्रव्य है, पदार्थ है, इसकी अवस्थाएं, द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं। तो यहाँ पर समझ लेंगे जो द्रव्य है या जो पदार्थ है, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ठोस, या इसको हम कहेंगे सॉलिड, और दूसरी इसकी जो अवस्था होती है इसको कहते हैं द्रव, या इसको कहेंगे लिक्विड। तीसरी जो इसकी अवस्था होती है इसको कहते हैं गैस। ठीक है, तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसकी अवस्थाएं। ठीक है, तो इसकी जो अवस्थाएं हैं यहाँ पर हम बता चुके हैं, इसकी जो अवस्थाएं वो 3 है, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब यहाँ पर तीनों अवस्थाओं के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपन ठोस पर। तो ठोस क्या है? तो ठोस वे पदार्थ हैं। ठोस किसके अंतर्गत आते हैं? पदार्थ। ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन, आकार व आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित। दोनों कैसे होते हैं? निश्चित। वो कहलाते हैं ठोस। सॉलिड जो पदार्थ, सॉलिड जो हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार और जिनका आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? सुनिश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, वही ठोस कहलाते हैं। अब आ जाते हैं अपन द्रव। द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव का आयतन निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार कैसा होगा? आकार अनिश्चित होगा। तो यहां से जो परिभाषा बनेगी इसकी, द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित होता है, वो कहलाते हैं द्रव। तो यहां पर आप समझेंगे आकार इनका अनिश्चित क्यों है। जैसे हमने जल लिया, तो जल क्या है? द्रव अवस्था में। तो जल को हम गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, जल को हम बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार, मतलब जिसमें डालेंगे उसका आकार लेगा, अर्थात आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित। और आयतन क्या है इसका? निश्चित। अब चलते हैं गैस पर। गैस में क्या होता है? आयतन व आकार, आयतन व आकार दोनों कैसे होंगे? दोनों ही अनिश्चित होंगे। दोनों कैसे होंगे? अनिश्चित, मतलब दोनों निश्चित नहीं होंगे। गैसों का, अब गैस को इनका आयतन
कौन सा आयतन ग्रहण करेगा? हम गैस को जिस बर्तन में रखेंगे उसी का ये आकार ग्रहण कर लेगा, उसका आकार ग्रहण कर लेगा, उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेगा। तो दोनों ही क्या होंगे? अनिश्चित, मतलब दोनों निश्चित नहीं होंगे। तो ये आपकी इस परिभाषा निकली है द्रव की, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं? ठोस वे पदार्थ कहलाते हैं जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। एग्जाम्पल कौन होंगे? उदाहरण के अंतर्गत कौन आएंगे? जैसे सोडियम है, सोडियम है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ठोस के अंतर्गत। जैसे लोहा है, किसके अंतर्गत आएगा? ठोस के अंतर्गत आएगा। जैसे कांच है, ठोस के अंतर्गत आएगा। तो ठोस है ये सभी जितने भी हम बता रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, ठोस सॉलिड के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाते हैं द्रव में। तो द्रव में, द्रव किसे कहते हैं? आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा, वो द्रव कहलाएंगे। द्रव के अंतर्गत जैसे जल आ जाएगा, आपका दूध आ जाएगा, यहाँ पर तेल आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। ये सभी किस अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। गैस, गैस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगी? गैस कहलाएगी। तो इसके एग्जाम्पल कौन आ सकते हैं? गैस के अंतर्गत कौन आएंगे? जैसे ऑक्सीजन है, ये गैस के अंतर्गत आएगी। जैसे नाइट्रोजन है, ये भी गैस के अंतर्गत आएगी। हाइड्रोजन है, ये भी गैस के अंतर्गत आएगी। तो ये सभी जो हैं ये गैसें हैं, गैस के अंतर्गत। इसमें इसके अंतर्गत CO2 है, गैस के अंतर्गत अमोनिया है, ये सारी चीजें गैस के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में समझ लेते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस देखो कोई भी पदार्थ है वो कुछ ना कुछ परमाणु या अणुओं से मिलकर बना है। तो इनके जो अणु हैं ये अत्यधिक पास पास होते हैं। अत्यधिक कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में जो अंतराणुक स्थान होता है ये बिल्कुल कम होता है, नगण्य होता है। इनके अणुओं के बीच में ये जो अणु दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थान है वो कम है। तो अंतराणुक स्थान क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण इनके अणु अत्यधिक पास पास होते हैं। उनके अणुओं में आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा, जिससे वो आपस में चिपके रहते हैं। जब चिपके रहेंगे तो इनका आकार क्या हो जाएगा? सुनिश्चित हो जाएगा। इनमें बहने का गुण नहीं होगा, ये बहेंगे नहीं। इनको बाह्य बल लगाएंगे तब थोड़े बहुत ये दबते हैं, मतलब इनको दबाया भी नहीं जा सकता है। दूसरा, अगर हम इन्हें ऊष्मा देंगे तो ये थोड़े से फैलेंगे, प्रसार होगा, कम प्रसार होता है, ठीक है। और अगर हम इनका ताप कम करेंगे तो ये सिकुड़ेंगे। ठोसों की ये विशेषताएं होती हैं। ठोस की विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं अपन द्रव के बारे में। तो द्रव के जो अणु हैं वो ठोसों से थोड़े से दूर दूर, ये अणु हैं तो ठोसों से थोड़े दूर दूर होते हैं, और इनके बीच में आकर्षण बल ठोसों की तुलना में आप देखेंगे कि इनके बीच में आकर्षण बल अधिक है। इनके बीच में जो अंतराणुक स्थान है ये अधिक है, और ये थोड़े से इनकी दूरी बढ़ गई। जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो आकर्षण बल अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। आकर्षण बल कम हो जाएगा तो इनको हम आसानी से दबा भी सकते हैं। ठोसों की तुलना में इनको ज़्यादा दबाया जा सकता है। अगर हम इन्हें गर्म करें तो ठोसों की तुलना में इनके अणु ज़्यादा प्रसारित होंगे, इनकी गतिज ऊर्जा इनकी तुलना में ज़्यादा होगी। अगर हम इन्हें ठंडा करेंगे तो ये सिकुड़ेंगे। ये गुण पाए जाते हैं द्रव में। अब यहाँ पर गैस के बारे में चलते हैं। तो गैस के अणु तो अत्यधिक दूर दूर होते हैं। गैस के अणु कैसे होते हैं? बहुत ही दूर दूर, ज़्यादा दूर दूर होने के कारण इनमें आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य होता है। अब इनकी देख लेते हैं गतिज ऊर्जा। तो अगर हम इन्हें हल्का सा भी गर्म करते हैं तो ये इनके अणु अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त करेंगे, गतिज ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाएगी, अत्यधिक फैलते हैं, और इनको हम दबाएंगे तो ज़्यादा ये दबते भी हैं, ठीक है। ताप कम करेंगे तो सिकुड़ेंगे। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये ठोस द्रव गैस की हमने विशेषताएं बताई हैं। तो ये तो चल रहा था द्रव या पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। अब अपन वर्गीकरण देख लेते हैं इनका, किस टाइप से वर्गीकरण आएगा इनका, ठीक है। द्रव या पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किस टाइप का रहेगा ये भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। इसके बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है ये आपका, ठीक है। तो द्रव या पदार्थ का वर्गीकरण यहाँ पर देख लेते हैं। वर्गीकरण देख लेते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो समझना है, ठीक प्रकार से समझना है, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें।
देख लेते हैं यहाँ पर द्रव का वर्गीकरण। तो द्रव का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो यहाँ पर देखते हैं इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है समांग पदार्थ। कैसा होता है? एक पदार्थ होता है समांग, एक भाग समांग पदार्थ होता है, और दूसरा इसका जो भाग होता है वो कहलाता है विषमांग पदार्थ। विषमांग पदार्थ कहलाता है होमोजीनस सब्सटेंस और हेटेरोजीनस सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो समांग पदार्थ होते हैं इनको भी फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। समांग पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? तो इसका जो पहला भाग है यहाँ पर आएगा शुद्ध पदार्थ। कौन सा आएगा? शुद्ध पदार्थ। और जो दूसरा है यहाँ पर वो आएगा यहाँ पर इसके अंतर्गत विलयन। दो भाग हैं, समांग पदार्थ के शुद्ध पदार्थ और विलयन। और शुद्ध पदार्थ को भी फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है शुद्ध पदार्थ को। तो इसके अंतर्गत आएगा, पहला जो रहेगा इसके अंतर्गत आएगा तत्व या एलिमेंट, और दूसरा जो इसका है वो आएगा इसके अंतर्गत यौगिक या कंपाउंड। यौगिक या इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो इस टाइप से यहाँ पर देखेंगे, एक तो एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, दो शुद्ध पदार्थ के बाद। तो अब इसको समझ लेते हैं। ये है द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि द्रव्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये किसके आधार पर है? ये रासायनिक संगठन के आधार पर है। किसके आधार पर है? रासायनिक संगठन के आधार पर है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है द्रव्य पदार्थ को। एक तो समांग पदार्थ और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर कौन सा? विषमांग पदार्थ। तो समांग पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनके सभी भाग बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वे पदार्थ जिनका जो द्रव्य है वो बिल्कुल एक समान होता है, जिसकी भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे हों। जिसके भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं वो कहलाते हैं समांग पदार्थ कहलाते हैं। और जिनका द्रव्य एक समान नहीं होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? विषमांग पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, या अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, या मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। तो विषमांग पदार्थ और समांग पदार्थ आप लोग समझ गए होंगे। समांग पदार्थ में द्रव्य एक समान होता है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं। और विषमांग जो पदार्थ हैं, अशुद्ध या जो मिश्रण के अंतर्गत आते हैं, इनका द्रव्य एक समान नहीं होता है। अब आ जाते हैं, समांग पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक विलयन। तो शुद्ध पदार्थ वे समांग पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं? समांग पदार्थ के। शुद्ध पदार्थ वे समांग पदार्थ हैं जिनका रासायनिक संगठन सभी जगह एक जैसा होता है। ठीक है, जिनका रासायनिक संगठन सभी स्थानों पर सभी जगह एक जैसा हो वो कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और जिनका रासायनिक संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो विलयन के अंतर्गत आते हैं। इनको भौतिक विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, तत्व और यौगिक, कंपाउंड। तो सबसे पहले तत्व समझ लेते हैं। तत्व वे शुद्ध और समांग पदार्थ। देखो, तत्व किसके अंतर्गत आता है? समांग पदार्थ और शुद्ध पदार्थ दोनों के अंतर्गत आता है। तत्व वे शुद्ध और समांग पदार्थ हैं जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित नहीं कर सकते हैं, ना ही उनसे बनाया जाता है। किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा ना तो इसको बना सकते हैं और ना ही इसको विघटित कर सकते हैं। अतः यह प्रकृति का मूल तत्व कहलाता है, मूल पदार्थ कहलाता है। कौन? तत्व। अब यहाँ पर देखें, तत्व तीनों ही अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। तत्व भौतिक अवस्था, जो तत्व हैं इनकी जो भौतिक अवस्था है वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। जैसे कुछ तत्व ठोस रूप में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन ठोस रूप में पाया जाता है, सोडियम ठोस रूप में पाया जाता है, आयरन ठोस रूप में पाया जाता है। दूसरा, तत्व
गैस के रूप में भी पाए जा सकते हैं। तो गैस है जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये गैसों के रूप में भी तत्व पाए जा सकते हैं। अब तत्व जो है वो द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं। द्रव अवस्था में कैसे हो सकते हैं? तो एक तो इनकी जो अवस्था है पारा है, मरकरी, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन है तत्व कैसा अवस्था? ब्रोमीन, तो ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो तत्व हैं वो तीनों ही भौतिक अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब देख लेते हैं तत्व। तत्व प्रकृति में लगभग 118 तत्व अभिज्ञात हैं, जिनमें से 92 प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, शेष को कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। तत्व यहाँ पर देख लेते हैं। तत्व जो एलिमेंट है, एलिमेंट ये अगर हम कहें भूपर्पटी में किस टाइप से पाए जाते हैं, तो भूपर्पटी में इनकी जो मात्रा है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तत्व भूपर्पटी में मतलब भूमि में जो इनकी भाग है, इनका जो संगठन है वो किस टाइप से रहता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे हम 46 से 49 के करीब यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम 49.6% जो ऑक्सीजन है वो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके बाद देख लेते हैं हम कौन सी, तो इसके बाद देख लेते हैं हम सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो 26.2% के लगभग पाई जाती है। और तीसरा देख लेते हैं हम, तो आयरन होता है, सॉरी एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम जो है 8.3% होता है। फिर आयरन होता है, आयरन जो है वो 5.1% के लगभग होता है। आयरन के बाद जो है वो आ जाता है कैल्शियम। तो कैल्शियम है वो 3.2% के लगभग पाया जाता है। फिर सोडियम है 2.8%, फिर पोटेशियम है 2.6%, मैग्नीशियम है 2.1% और शेष तत्व शेष मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये तत्व की मात्रा बताई हुई है। भूपर्पटी में कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है भूपर्पटी में। उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये पाए जाते हैं भूपर्पटी में। अगर पूछा जाए कि भूपर्पटी में सबसे अधिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, और अगर ये पूछा जाए कि भूपर्पटी में सबसे अधिक धातु कौन सी है, तो आपको एल्यूमिनियम बताना है, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों ही धातुएं नहीं है। अगर धातु के विषय में पूछते हैं तो आपको क्या आंसर देना है कि एल्यूमिनियम धातु सबसे अधिक पाई जाती है। अब मानव शरीर भी 33 प्रकार के तत्वों से मिलकर के मानव शरीर पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है लगभग सबसे अधिक 60% मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन भी है जो 20% के लगभग है। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो 10% के लगभग है। शेष अन्य तत्व शेष मात्रा में। ये मानव शरीर में तत्वों के बारे में हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे द्रव्य समांग पदार्थ और विषमांग पदार्थ के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ और विलयन। अब शुद्ध पदार्थ में तत्व हो गए और यौगिक। अब आ जाते हैं, अभी तो हम बता रहे थे आपको तत्वों के बारे में बता रहे थे, अब थोड़ा सा यहाँ पर किसके बारे में समझ लेते हैं अपन, यहाँ पर समझ लेते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक बनते हैं। यौगिक की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम मिलाते हैं तो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो जल है H2O ये यौगिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl यौगिक, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी किसके अंतर्गत आएगा, यौगिक के अंतर्गत। सोडियम कार्बोनेट ये भी किसके अंतर्गत आएगा, यौगिक के अंतर्गत आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यौगिक, जितने भी हम एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, आपके यौगिक के अंतर्गत। ये संगमरमर है। ठीक है, यहाँ पर CuSO4 × 5H2O ये भी क्या है, ये भी यौगिक के अंतर्गत आएगा। तो इसको हम नीला थोथा भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमने ये एग्जाम्पल लिखवाए हैं
ये सभी इसमें तत्व 2 या 2 से अधिक तत्व, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन इसमें 3 तत्व हैं, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन। तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। अब जब यौगिक बन जाता है, यौगिक का जब निर्माण हो जाता है तो इनके गुण इनके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न रहेंगे। ये भी ध्यान रखना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर क्या बनाते हैं, जल में, इनमें 2 तत्व मिलकर बना रहे हैं। एक तो कौन सा, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा, दूसरा इसमें है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये 2 तत्व है ना, ये दोनों तत्व मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O जल बना रहे हैं। तो जब इस जल का निर्माण हो जाएगा तो इस जल के गुण और इनसे बनने वाले जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इनके अवयवी तत्व हैं। तो अवयवी तत्वों से, जिन अवयवी तत्वों से मिलकर ये बने हुए हैं तो उनसे इनके गुण बिल्कुल भिन्न होंगे। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जल को बना रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या काम करती है, ये दाह होती है, इसको जला सकते हैं, दहनशील है। ऑक्सीजन क्या काम करती है, आग को जलने में मदद करती है, सहायक है आग को जलाने में। और जो जल है वो क्या काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इनको बनाने वाले अवयवी तत्वों के गुण अलग हैं, ये गैस के रूप में, और जो जल है इसके गुण अलग हैं। ठीक है, तो यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये भी आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो ये कंपाउंड या यौगिक के बारे में बता रहे थे। अब यहाँ पर अपन समझ लेते हैं, अब आगे टॉपिक में हम कैसे यौगिक बनेंगे, कैसे इनकी संयोजकता के आधार पर इनके परमाणु भाग लेते हैं और आपस में संयोग करते हैं, रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि यौगिक किस टाइप से बनते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं विषमांग पदार्थ के बारे में आ जाएं। विषमांग पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दें, किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। ध्यान रखना है आपको, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दें, लेकिन आपस में रासायनिक संयोग नहीं करेंगे, वो किसी भी अनुपात में मिला दें तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा, अशुद्ध पदार्थ होगा। ठीक है, जैसे पीतल ये मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु किसके अंतर्गत आएगी, मिश्र धातुएं अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएंगी, ये भी आपको याद रखना है। बारूद है, बारूद भी इसके अंतर्गत आएगी, किसके अंतर्गत, अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत, मिश्रण के अंतर्गत आएंगी। ये सारी जो चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। तो विषमांग पदार्थ के गुण कैसे होंगे, इसमें जो बने हुए हैं, जो मिश्रण बनता है उनको बनाने वाले जो अवयवी तत्व हैं उनके गुण दोनों के समान होते हैं, लगभग मिलते जुलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रासायनिक संयोग नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, ये भी आ जाता है कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो मिश्रण आएगा, सबसे पहले ठीक प्रकार से समझेंगे इसको, ठोसों का मिश्रण। पहला क्या आएगा, ठोसों का मिश्रण। इसमें दोनों क्या हैं, 2 तत्व आपस में जो मिल रहे हैं दोनों ही क्या है, ठोस और ठोस। जब ठोस और ठोस का मिश्रण हो तो उसको ठोसों का मिश्रण या ठोस मिश्रण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि ऐसे मिश्रण का नाम बताइए जिसमें ठोस ही हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक के आपस में, कॉपर और जिंक दोनों ही ठोस अवस्था में होते हैं और वो बनाते क्या है, पीतल बनाते हैं। तो ये क्या है, ठोसों का मिश्रण। दूसरा देख लेते हैं अपन, अब देखना है आपको ठोस द्रव मिश्रण। दूसरा क्या है, ठोस द्रव मिश्रण। तो इसमें आप देखेंगे ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ कैसा हो ठोस अवस्था में और दूसरा पदार्थ कैसा हो द्रव अवस्था में। इस टाइप से एग्जाम्पल बताना है आपको। तो ठोस द्रव का जो मिश्रण है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका उदाहरण क्या होगा। तो यहाँ पर हम चीनी का विलयन, चीनी या नमक का विलयन, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें चीनी का विलयन में क्या होगा, जैसे हमने पानी लिया और चीनी ली, तो चीनी को जब हम पानी में डालेंगे तो चीनी क्या है, ठोस अवस्था में, और पानी क्या है, द्रव अवस्था में। तो इसका जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, ठोस द्रव मिश्रण होगा।
तीसरा देख लेते हैं यहाँ पर, पहले ठोस का ठोस में मिश्रण, फिर ठोस का द्रव में मिश्रण। अब तीसरा देख लेते हैं ठोस गैस मिश्रण। तीसरा कौन सा है? ठोस द्रव, ठोस गैस मिश्रण। ये भी समझ लेते हैं, इसमें एक पदार्थ क्या होगा? ठोस, दूसरा पदार्थ क्या होगा? गैस। इसका मिश्रण देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका एग्जाम्पल आप लोग सोच सकते हैं, यहाँ पर होगा धुआं। क्या होगा यहाँ पर? धुआं। तो या धुंध। किस टाइप से? ठोस गैस का मिश्रण। अब यहाँ देख लो, धुआं है, आप लोग देखेंगे कि धुआं तो वायु जैसा उड़ता रहता है हमेशा, नहीं, उसमें क्या क्या होता है? तो धुएं में एक तो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन व वायु, गर्म वायु। तो आप देखेंगे धुआं में दो चीजें होती हैं, गर्म वायु होती है और कार्बन होता है। तो ये धुआं है। आपने देखा होगा कि धुआं जहां से निकलता है वहां काला काला लग जाता है, तो वो कार्बन के कण चिपक जाते हैं। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे मिश्रण के। ठोस का ठोस में मिश्रण, पीतल या बारूद इसका उदाहरण है, और ठोस द्रव का मिश्रण, चीनी का विलयन या नमक का विलयन, और ठोस गैस का मिश्रण, धुआं, कार्बन व वायु इसमें रहती है। अब आ जाते हैं किसका? द्रव से कंडीशन। द्रव का ठोस में, तो द्रव का ठोस में तो यही आ जाएगा, चीनी का विलयन। अब द्रव का द्रव में आ जाते हैं। चौथा क्या है? द्रव द्रव मिश्रण। तो ये तो एग्जाम्पल आपको आता होगा, द्रव द्रव मिश्रण का एग्जाम्पल आता होगा आपको, जिसमें दोनों क्या होंगे? द्रव अवस्था में होंगे। दोनों ही पदार्थ द्रव अवस्था में होंगे। तो कौन होंगे? जब पानी को दूध में मिला दें तो पानी का दूध में मिश्रण क्या होगा? क्या विलयन बनेगा? द्रव द्रव मिश्रण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। या फिर हम एल्कोहल को जल में मिला दें तब भी क्या होगा? द्रव द्रव मिश्रण होगा। तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब देख लेते हैं हम अगला, द्रव गैस का मिश्रण। तीसरी जो कंडीशन है अगली, द्रव गैस मिश्रण। कौन सा आ जाएगा? द्रव गैस मिश्रण। मतलब एक पदार्थ द्रव अवस्था में, एक पदार्थ गैस अवस्था। ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? द्रव गैस मिश्रण बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सोडा वाटर होगा, एग्जाम्पल में क्या होगा? सोडा वाटर होगा। सोडा वाटर माने इसमें क्या होगा? इसमें जो CO2, सोडा वाटर में क्या होता है? CO2 जल में घुली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुली रहती है, वो सोडा वाटर है। तो CO2 गैस है और जल द्रव है, तो द्रव और गैस का मिश्रण यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद चलते हैं अपन गैस का मिश्रण। अगला जो स्टेप है वो आ जाएगा गैस मिश्रण। तो ये लास्ट इसका अंतिम है। गैस मिश्रण तो आप लोग जानते ही हैं। जो वायु है, वायु एक प्रकार की मिश्रण है, क्योंकि इनमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, और जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, बहुत सारी गैसें होती हैं जो मिलकर वायु का निर्माण करती हैं। तो गैस का गैस में मिश्रण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर इस टाइप से द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण पूरा हमने आपको बताया है। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस, इसके बारे में बताया है। ये आपका पूरा एक चैप्टर है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगला जो पार्ट है, अगला जो लेसन है, हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।